प्रेशर 1 atm हम लोग लेते हैं, ठीक। नॉर्मल प्रेशर कितना लेते हैं आप? 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। टेम्परेचर कितना लिया जाता है? 273 केल्विन, ठीक। या वो 25 डिग्री 298 कर लेते हैं, प्लस इसमें 25 जोड़ लो तो 290 कितना हो जाएगा? 298 ले लेंगे, ठीक। ये हो गया आपका टेम्परेचर। और P1 B1 वॉल्यूम की वैल्यू जो है, ठीक, वॉल्यूम की वैल्यू जो भी आपको कंडीशन दी गई है वो वॉल्यूम फिक्स जो भी लिया गया वो V मान लेते हैं हम लोग। कंटेनर का जो वॉल्यूम है फिक्स रहेगा। बाद में कहा गया टेम्परेचर की वैल्यू कितना कर दिया गया? पहले का 4 टाइम्स किया गया। जब 4 टाइम्स करोगे तो आता है बेटा P1 B1 अपान T1 इक्वल टू कितना? P2 B2 अपान T2, यह होता है ना। बाद में टेम्परेचर को क्या किया आपने? 4 टाइम्स। पूछा गया प्रेशर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम B1 और B2, B1 की वैल्यू V है, B2 की वैल्यू भी कितना है? V है। तो ये B भी हमारा कट जाएगा। पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था यानी P मान लो, इसकी वैल्यू हमें क्या, चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है, उसी के टर्म में पूछा गया तो P कंसीडर कर लीजिए। तो पहले मान लो प्रेशर की वैल्यू P थी, टेम्परेचर जो था वो T ले लीजिए, उसी के टर्म में ले लीजिए। टेम्परेचर की वैल्यू से क्या ले लिया? T। बाद में प्रेशर की वैल्यू आपको निकालना है P2, और टेम्परेचर कितना कर दिया गया? पहले का 4 टाइम्स हो गया। तो TT आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा यार। P2 की वैल्यू कितना हो गया? 4P के बराबर हो जाएगा। भाई अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, जब कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया तो अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। आपने क्या पढ़ा था लास्ट में? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कितने दिन बाद आई बेटा? 2 ही दिन। अच्छा, उसके पहले छुट्टी। चलो, तो ये हो गया आपका वैल्यू जो हो गया यहाँ पे कितना? 4 टाइम्स हो जाएगा प्रेशर। जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करोगे तो प्रेशर भी 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा जल्दी। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बात उनकी वेलोसिटीज पे, ठीक। वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड RMS यानी कि क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो अलग अलग आपने टर्म में पढ़ा होगा, तो लिखिएगा, रेडी करो। वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा, वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। पहला लिख लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वैल्यू आपने पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा आपने पढ़ा होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं VRMS से। कैसे पढ़ा होगा? इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग बेटा VRMS, ठीक। यहाँ से लेते हैं रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन रूट। तो कंडीशन क्या लिया जाता है? हम लोग क्या लेंगे, जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटीज आपकी अलग अलग होती हैं। नेचर में जो गैसेज आपके होंगे बेटा उनकी वेलोसिटीज कैसी होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो उस केस में अगर सारी जो गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का मीन, ठीक, स्क्वायर के करके क्या करिए, मीन कर लीजिए, फिर रूट ले लीजिए, उससे को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन क्या, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय क्या, स्क्वायरिंग द मॉलिक्यूल, क्या, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इनटू फिर मीन। पहले स्क्वायर, उल्टा चलते हैं, देखो निकालें कैसे, पहले स्क्वायर करो सभी का। मान लो हमने अलग अलग वेलोसिटी लिया V1 V2 V3 एंड डॉट 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 Vn। सपोज दैट अगर आपको मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है गैस की V1 V2 V3 डॉट 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 कितना है, Vn है। अब हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, इनका पहले करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 अपान कितना, मीन के लिए जितना आपके पार्टिकल्स हैं उससे आप डिवाइड कर लिए मीन, फिर आप रूट कर लो। तो VRMS जब लिखते हैं ना, ये होगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस क्या,
V3 स्क्वायर, ये स्क्वायर है सब, प्लस डॉट 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 Vn स्क्वायर अपान कितना n, ये मीन वैल्यू हो गया। और इसी का क्या ले लिया आपने, रूट ले लिया। इसको क्या लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तो जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन जब हम लोग उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर के टर्म में रिलेट करते हैं, कितने लोग को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला मालूम है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस फार्मूला, एक लोग हाथ उठा रहे हैं खाली, पूरे क्लास में एक लोग केवल हाथ उठा रहे भैया जी। नहीं, ये तो जनरल वाला हमने यहाँ बता ही दिया यार, एक और स्पेसिफिक जो बनता है, ठीक। इसी वैल्यू को जो बेटा कैलकुलेट किया जाता है, तो वैल्यू जो आते हैं √3 RT कितना यम के बराबर हो जाता है, यम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही वैल्यू हमारा जब आता है आर करके हम लोग लिखते हैं, VRMS की जो वैल्यू होता है ये √3 RT अपान यम। अगर RT/m लेंगे, ठीक, RT/m लेंगे तो वहाँ पे m मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर KT/m लेंगे तो वहाँ पे m क्या होता है आपका, एटॉमिक मास आप ले लेते हो, जो आपका सब गैस है उसके एटॉमिक मास को लिया जाता है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं VRMS वैल्यू क्या होगा। तो बेसिक जो क्वेश्चन हमें डिजाइन किए जाते हैं उसके फार्मूले पे होते हैं, तो लिख लीजिएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। बोले द स्क्वायर मीन रूट ऑफ द स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर लो बेटा, या तो आप ले लो, थोड़ा लैंग्वेज बना लीजिए। देखिए इफ, बस अब ऐसे लिख लो, थोड़ा सा लैंग्वेज बन जाएगा। इफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग velocity v1, v2, v3 डॉट 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 vn, v1 v2 v3 डॉट 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 vn, ठीक, डॉट 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 क्या बेटा vn, vn, ठीक। देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिटन एज, देखो ये अगर आपको ऐसे लिखते सिंबल से, तो VRMS इक्वल टू, देखो v स्क्वायर बार, v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का रूट मीन इंटू क्या हो गया आपका, रूट ले लिया आपने, तो इसी को रिप्रेजेंट कर लेंगे √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर अपान n। तो इसका रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर, और उसका न्यूमेरिकल निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं बेटा। आर क्या होगा यहाँ पे, आर क्या है, कल बताया गया था, व्हेन आर गैस कांस्टेंट, T डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, केल्विन में, केल्विन टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर इन केल्विन, m मॉलिक्यूलर मास, गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आप m से रिप्रेजेंट कर लेते बेटा, ठीक। अगर आप KT के टर्म में लिखना चाहेंगे, किसके, KT के टर्म में लेंगे, तो उस कंडीशन में K जो होता है उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं बेटा, K की वैल्यू R/Na के बराबर होता है। इसी को दूसरे टर्म में लिख सकते हैं R करके, VRMS इक्वल टू √3 KT अपान कितना स्मॉल m ले लेंगे तब, ठीक। K को क्या कहा जाता है बेटा, K की वैल्यू जो होती है R/Na एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, इसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक। क्या कह लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह लेते हैं, R/n के बराबर वहाँ पे हो जाता है, ठीक। तो उसके बेस पे अगर कहीं आपको दिया गया K के टर्म में, तो VRMS इक्वल टू √3 KT/m, m वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा कि एटॉमिक मास होगा, m एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक। एक एटम का जो मास होगा उसे हम लोग ले लेंगे, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल, आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे,
वन मॉलिक्यूल या वन एटम के फॉर्म में, तो एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल का मास। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक, हम लोग कह तो देते हैं लेकिन दोनों में सेम होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मोलर मास जो होता है वो वन मॉलिक्यूल का होता है या वन मोल मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूलर मास, हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं, वो तो एटॉमिक मास हो गया ना, एटम की नहीं बोला, बोला जैसे एक मॉलिक्यूल जो हम लोग जैसे मतलब आपने लिखा CO2, आपने लिखा CO2 का हम लोग कहते हैं क्या मोलर मास कितना है 44। ये 44 ग्राम जो आप लेते हो या MU लेते हैं वो एक मॉलिक्यूल CO2 का मास है या किसका मास लिया जाता है? एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है बेटा। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते तो, बट एक मॉलिक्यूल का नहीं होता है। नहीं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है साहब, 32 ग्राम। ठीक, और हम लोग क्या ऑक्सीजन के अगर ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल 32 ग्राम के होते, हाथ में लेके दौड़ते फिर, हाँ ठीक, तो उस कंडीशन में आपको वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास आपका होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी होती है जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो फिलहाल इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। इसी में एक रिलेशन और ऐड हो जाता है बेटा, जैसे VRMS लिखा √3 RT/m, दूसरा √3 KT/m, तीसरा आप लिख सकते √3 P/ρ। एक और रिलेशन हमारा बनता है, यहीं लिख लीजिए, इक्वल टू √3 P/ρ। यहाँ पे K हो गया R/n हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका। ये स्मॉल m था, क्या स्मॉल m को क्या कहेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ क्या वन मॉलिक्यूल। और P हो गया प्रेशर, रो हो गया डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या कौन होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, गर्मी के टाइम पे हवाएं तेज चलती है या ठंडक के टाइम पे? हाँ, आधी कब ज्यादा आती है, गर्मियों में या ठंडक में? क्यों भाई? गर्मियों में आधी आप देखते होंगे अक्सर ज्यादा आया करता है क्या ठंडक के तुलना में। ठीक, ऐसा क्यों होता है? अरे फार्मूला सामने तब तो बता दो भैया। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक, तो अगर जनरल कंडीशन हम लोग बोलते हैं तो उसके बेस पे आप क्या सकते हो, बाकी तो कंडीशन वाला कई फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, लेकिन जनरली आपका जब क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी तो वेलोसिटी जो गैस मॉलिक्यूल की होगी वो भी क्या करेगा, राइज कर जाएगा। जी हाँ, आते जरूर आते हैं। नहीं तो काहे गर्मी में हवाएं हमारे नहीं रोकता है? क्या हुआ? साउथ साइड से आता है। हाँ
गर्मी में आते हैं हिमालय लोग इधर ही हवा रहती है और ठंडी वाली आती है उधर से। कहाँ उधर से कहाँ से आती है? इसके साइड से तो हिमालय लोग इधर से नहीं आते। ऐसा नहीं है नहीं सर, अपने यहाँ ये भी फार्मूला सही जी। कुछ फैक्टर चलिए, होती है। नहीं कई फैक्टर हैं, हमने बोला ना एक ही फैक्टर की वजह से नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर होता है, लेकिन एक फैक्टर वो भी होता है। ठीक हो गया बेटा? ऐसा थोड़ी है कि हमारे ठंडक में इधर से खाली आती है, गर्मी में उधर से खाली आती है, ऐसा नहीं है। हो गया बेटा ये? तो इसी को हम लोग क्या लेते हैं, कौन सा? RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लिख लीजिए, क्वेश्चन एक कर लीजिए। नहीं ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of oxygen gas, root mean square velocity of oxygen gas at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure is 20 meter per second, 20 meter per second. Then determine value of root mean square velocity, value of root mean square velocity for hydrogen gas at similar या at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन के लिए आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? जी पेन की बहुत नीड है जी। गर्मी नहीं लग रही है ना? ये लग रही है? लग रही है तो पीछे और हो लो, जिनको गर्मी लग रही है पीछे वाले सीट पे बैठ ले। जल्दी करो बेटा, ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं है? कितना? 80 है। और लोग अटेंडेंस बेटा वो साइन कर दीजिए जिनका नहीं हुआ है। देखो भाई, पहले वाले के लिए लिखा VRMS O2 अपान VRMS H2। ठीक, O2 के लिए लिखेंगे √3 RT अपान MO2 अपान रूट, आपको बोला गया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो MH2 हो जाएगा बेटा। √3 RT कट गया तो बचा आपको MH2 अपान M, क्या ये नहीं ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू VRMS O2 अपान VRMS क्या H2। हमें कौन वाला चाहिए? H2 वाला। O2 की वैल्यू कितना दिया है? 20, तो 20 अपान VRMS H2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 32, 1 अपान क्या हो गया, सॉरी 1 अपान 16 लिख लिया, रूट से बाहर करोगे तो 1 अपान 4, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो VRMS H2 इक्वल टू 20 इंटू कितना 4, ये वैल्यू आया 1 अपान 4। ना दिख रहा बेटा, इसको हम इरेज कर दें तो 1 अपान 4, 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना
80 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपका ऑक्सीजन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या होगी, 80 मीटर पर सेकेंड होगी। इसीलिए आपने सुना होगा लाइटर गैसेस तेज चलती हैं, हैवियर गैसेस की वेलोसिटी क्या होती है, स्लो होती है उसके रिस्पेक्ट में। उसका एक रीजन आपका ये भी होता है। ठीक है, हो गया, जल्दी करिए। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते जनरल ही बनते बेटा, ठीक है, बहुत टेढ़ा कुछ बन ही नहीं सकता यार। इसके बम बनते हैं वो वाले तो मोस्टली जो 90 के ऊपर वाले हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, भारी हैं लेकिन वो न्यूक्लियर क्या है, रिएक्टर्स हैं, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें गैस थोड़ी होता है यार। मतलब एनर्जी रहती है तभी तो वेलोसिटी नहीं, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो एनर्जी उसके एक्सप्लोजन से हमारी एनर्जी जनरेट होती है, गैसेस फॉर्म में थोड़ी रहता है भाई। हायर जो सब्सटेंसेस है वो गैसेस फॉर्म में थोड़ी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। उनके एक्सप्लोजन से आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देता है। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, जो भी आपकी गैसेस हाई वेलोसिटी से मूव करती है वो रीजन वहाँ पे अलग कंडीशन है बेटा। यहाँ सिंपल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात की जा रही है। हो गया जी, आगे लिखिए दूसरा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो जो डिफरेंट गैसेस होते हैं उनकी जो मीन स्पीड होगी उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, एवरेज स्पीड। अगर एन मालिक्यूल एन क्या है, मालिक्यूल के गैसेस के हैं और उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, v1 v2 v3 डॉट 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 vn। तो जब एवरेज लेंगे तो सिंपल सा होगा, जैसे हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं तो सभी का सम अपान क्या, जितने आपके मालिक्यूल्स है उससे डिवाइड कर लो। तो जो एवरेज स्पीड होगा, अगर मान लो डिफरेंट गैस मालिक्यूल्स हैं v1 v2 v3 एंड सो ऑन, v1 v2 v3 डॉट 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 vn, अगर गैस मालिक्यूल आयन मालिक्यूल गैसेस के हैं तो उस कंडीशन उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 डॉट 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 vn है। तो एवरेज जो वैल्यू आप निकालोगे, एवरेज ऐसे भी लिखा जाता है, ये आपको इसको बार लगा दीजिए, या तीसरा तरीका होता है मीन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, मीन। ठीक, मीन का मतलब भी हमारा एवरेज लिया जाता है। तो जब वैल्यू लिखेंगे तो अगर हमारे n मालिक्यूल हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपान कितना, n। सिंपल सा कंडीशन है, हम लोग यहाँ से एक निकाल लेते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकली आपको पूछा जाता है, जैसे वहाँ पे √3 RT/m आया था, ऐसे ही जब एवरेज स्पीड आप निकालते हो तो कितना आता है, फार्मूला कितने लोग को मालूम है, एवरेज स्पीड का फार्मूला, हाँ जी बता दो आप। एवरेज का √8 RT/m, आपने मोस्ट प्रोबेबल बता दिया बेटा, बैठिए। तो बी एवरेज जो आपका होता है बेटा, ये √8 RT अपान पाई इंटू एम होता है। क्या होता है, पाई इंटू एम। अगर के के टर्म में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये पाई है बेटा, √8 KT अपान पाई इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक, और जब इसी को हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, तब क्या आएगा बेटा, वहाँ पे जैसे लिखा था √3p बाई क्या, रो, तो यहाँ पे 8p अपान पाई इंटू रो हो जाएगा। ठीक, अगर प्रेशर और डेंसिटी दिया गया है तो √8p अपान कितना, पाई इंटू रो। वहाँ पे √3p बाई रो लिखा था ना, तो यहाँ पे p की जगह p रह गया, और वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 8 था, नीचे पाई था, 8 अपान पाई p बाई रो हो गया। तो ये कंडीशन एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल जब यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है बेटा। ठीक, तो इसी को क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, देखिए द मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मालिक्यूल्स, mean value of velocities of gas molecules
gas molecules are called क्या कह रहेगा आप? एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड लिख लो. if a gaseous sample contains n molecules having velocity v1 v2 v3 vn, having velocity v1 v2 v3 vn, then average velocity is given as, नोट कर लो बेटा, जल्दी करिए. हो गया? लिखने बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. नेक्स्ट लिखिएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अब देखो एवरेज का मतलब सारे का आपने मीन ले लिया बेटा, ठीक. आरएमएस की जब वैल्यू लिखा था तो स्क्वायर रूट मीन ले लिया था. अभी क्या है मोस्ट प्रोबेबल. मोस्ट प्रोबेबल किसे कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी बताओगे? देखो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा ना, उसमें मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होती है वो सिमिलर पाई जाती है, ठीक. तो जो मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी पाई जाएगी उनमें, उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. जैसे अभी आप सभी लोग क्लास में बैठे हुए हो, अगर कहा जाए सभी का एज ग्रुप कितना होगा तो 17 से नीचे कोई नहीं होगा, और अगर आपने बहुत लंबा ड्यूरेशन बीच में गैप वैप नहीं है तो 22 से ऊपर भी नहीं कोई होगा, ठीक. अगर आपके मान लो पीछे ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो हो सकता है 2-1 साल आगे पीछे हो, बाकी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है. अगर इंटर पास करके आए हैं तो या तो 17 होंगे, 18 होंगे, ज़्यादा होंगे, 1 साल लेट पड़े होंगे 19 हो गए होंगे, और ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो 21-22 में पहुँच गए होंगे, ठीक. और अगर पीजी करके आए होंगे तो 23-24 में पहुँच गए होंगे, पीएचडी करके आए होंगे तो 28-30 में आ गए होंगे. अब डिपेंड करता है आप पे, है ना, ठीक. लेकिन सभी का अगर मास्टर्स देखा जाए, यहाँ कोई 12 साल वाला भी है क्या, और ना कोई 40 वाला है, नहीं है ना. मतलब एक जनरल क्राइटेरिया आपका हो गया इस एज में जो आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक. ऐसे अगर आपके मास्टर्स को हम लोग एक कॉमनली लिया जाए तो आपके सभी लोगों के मास्टर्स गर्ल्स में मान लो कि चलो 40 से लेके 55-60 के होंगे, आप लोग 50 से लेके मान के चलो कि आप भी 40 से लेके क्या 60-65 के होंगे, ठीक. तो कंडीशन एक नॉर्मल वैल्यू है, ना कोई यहाँ 20 किलो का है, ना कोई 1 कुंटल वाला है, क्या है जी, ठीक. हाँ, अच्छा 1 कुंटल बता रहे हो तुम कितने किलो का बंदा, हाँ, ठीक. तो कंडीशन क्या हुआ, मतलब एक नॉर्मल रेंज हमारा है. ऐसे ही जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं बेटा ना, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो क्या वेलोसिटी होती है वो एक कॉमन होती है, उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कह लेते हैं.
मतलब दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज एग्जिस्ट या पॉसेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। जो अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी पाई जाती है उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, द स्पीड विच इज पॉसेस्ड बाई the speed which is possessed POSSED the speed which is possessed by maximum fraction of molecules of gas, maximum fraction of total number of molecule of gas कर दो, maximum fraction of total number of molecules of gas, total number of molecules of gas is called most probable velocity या most probable speed, is called most probable speed. Most probable speed, and it is given by relation। क्या फार्मूला होता है बेटा? इसी को VMP से दिखा ले रहे हैं। क्या? VMP मोस्ट प्रोबेबल। तो VMP के जो वैल्यू आपका होता है वो √2RT बाई कैपिटल M, या इसी को √2KT अपान स्मॉल m, या दूसरा कह सकते हैं बेटा कितना? हाँ, अगर हम लोग डेंसिटी के टर्म में लेते थे, जैसे वहां पे आपने लिया था डेंसिटी के टर्म में, तो यहाँ पे √2P बाई क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू होगा RT बाई M की जगह पे हम लोग क्या P बाई रो लिखते थे, तो √2P बाई रो। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो है वो क्या हो गया वैल्यू, इसके बेस पे हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब आपको फार्मूला देख के जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा था RMS वेलोसिटी, पीछे अभी आपने पढ़ा था RMS वेलोसिटी रूट कितना 3RT बाई M, यही इक्वल टू आपने पढ़ लिया था √3KT बाई स्मॉल m, और यही आपने पढ़ते हैं अंदर √3P बाई रो। ये पढ़ा था बेटा हमारे RMS वैल्यू। तो इन तीनों टाइप के जो गैसेस के पास वेलोसिटीज होती हैं उनमें सबसे, हाथ उठाना बोलना नहीं है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, सबसे कम वैल्यू किसका होगा? हाथ उठाओ। सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा? इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है? जल्दी बताओ। धीरे धीरे हाथ उठाते हो यार तुम लोग। हाँ, सबसे बड़ा कौन होगा, कौन सबसे छोटा होगा जी? अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए, गैस आपका सेम है, गैस मॉलिक्यूल सेम है, टेम्परेचर सेम रखा जाए, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। इधर कितने लोग हाथ उठाए देवियों में? 1 2। इधर आप लोग 1 2 3। चलिए आप ही पहले बता दो भैया। सबसे ज्यादा बी एवरेज सबसे कम होगा। बैठिए। हाँ जी, हाथ कौन आप उठाए थे? हाँ, सबसे ज़्यादा सबसे कम बताना आपको। सबसे ज़्यादा BMP और सबसे कम बी एवरेज। बैठिए जी। सबसे कम BMP, सबसे ज़्यादा बी एवरेज, यही बोले हैं आप? हाँ जी आप। हाँ, सबसे कम, सबसे कम। हाँ, BMP। हाँ जी, बी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी।
BR में सबसे कम होगा। तुम लोग नकल अगर दे दिया जाए तभी नहीं मार पाओगे। हाँ भाई, नकल करने दे दिया, लो भैया ये पेपर है, ये बुक है, छांट के लिख डालो, तब वो गड़बड़ है यार। हाँ अरे देवतागढ़, हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। VRMS का पहला फार्मूला ले रहे हैं √8 √3 RT/M। √3 को हमने अलग कर लिया और √RT/M को हमने अलग कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब हमने लिखा B एवरेज लिखा था बेटा, तो देखो √8, तो √8/पाई को हमने अलग कर लिया और √RT/M को हमने अलग कर लिया। B मीन हम लोगों ने लिखा, अब ऐसे MP लिखा, तो BMP जब लिखा तो √2 को अलग कर लो भैया और इंटू रूट क्या RT/M को अलग कर लो। ये क्वांटिटी तीनों में कैसा है? सेम है यार, तीनों में कैसा है? सेम सेम है। यहाँ में RMS में √3 टाइम्स है, इसमें √8/पाई टाइम, पाई की वैल्यू 3.14 होता है और 3.14 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये √3 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा जी? इसकी वैल्यू जब लेंगे, अगर आप वैल्यू रखोगे पाई की 3.14, तो ये वैल्यू √3 से बड़ा होगा कि √3 से क्या छोटा होगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा तो एवरेज MP RMS से बड़ा कैसे हो जाएगा? ठीक, और ये तो ऑलरेडी √2 है ही है यार। ठीक, तो सबसे बड़ा इनमें से कौन दिख रहा है? कुछ लोगों ने कहा यहाँ 8 है, 8 मतलब सबसे बड़ा। अरे साहब 8/पाई है, पाई काहे भूल गए? पाई भी नीचे है। ठीक, इन तीनों में अगर हम लोग बात करते हैं तो RMS वैल्यू जो आपका होता है, RMS सबसे बड़ा, फिर उसके बाद B एवरेज, फिर B MP। अगर निकाला जाए गैसेस मॉलिक्यूल की जो 3 टाइप्स की वेलोसिटीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? तो RMS की, फिर एवरेज की, फिर MP की। ठीक, तो ये कहानी होती है RMS, एवरेज एंड MP का क्या ऑर्डर होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा लेते हो। ठीक, B RMS, B एवरेज एंड B MP कैसे होगा, क्या होगा, तो वहाँ से उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, समझे जी? इसमें कौन सा कैलकुलेशन था देवियों? जैसे क्वेश्चन बंद किया जाएगा दिमाग बंद कर लेते हैं सब, कहीं ऐसा ना हो दग वग गया तो फिर। हाँ ठीक, अरे थोड़ा चलाया करो। ठीक, देखो आप इस लेवल पे बेटा आप रट के काम नहीं चला सकते हो। अगर जैसे पुरानी टेंडेंसी थी बोर्ड में हम लोग रट लेते थे, डेरिवेशन जाके छाप आते थे, नंबर भी मिल जाता था। लेकिन अब आपको यहाँ जो क्या अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कितना रटोगे? ठीक, और क्या पूछा जाएगा ये तो सर्टन है ही नहीं है। तो रटते तब हम हैं जब वही डिफिनिट हो के यही वाला पूछा जाएगा। यहाँ तो डिफिनिट है ही नहीं, क्या पूछा जाएगा? हाँ पूछा वही जाएगा जो आप पढ़ते हो, लेकिन उसमें से कैसे बना के पूछा जाएगा ये तो क्वेश्चन फिर बताएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा सा हम चीज़ों को ध्यान रखा करिए कैसे हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, नोट करिए। कहाँ तक नोट किया था बेटा? हाँ अच्छा, फार्मूला हो गया, वहीं ऑर्डर लिख लीजिए भैया, तो वहाँ भी जाके कुछ ना कुछ आप करेंगे ही। इनका रेशियो भी पूछा जाता है बेटा। इनका रेशियो क्या होगा, तो √3 √8/पाई/√2, इसी को और लगभग √8/पाई के बराबर 2.5 आता है बेटा। ठीक, तो अगर रेशियो पूछा जाएगा तो इनमें अनुपात रेशियो आएगा √3 अप्रॉक्सीमेटली 2.48 होता है, उसी को 5 ले लेते हैं √2। ठीक, ये लगभग वैल्यू हमारा इस रेशियो में पाया जाता है बेटा। हो गया?
एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, at a given temperature and pressure, root mean square velocity of a gas molecule is root mean square velocity of a gas molecule is, लिख लीजिए 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। देखना, then calculate एवरेज वेलोसिटी, या ऐसे कर लो देन कैलकुलेट मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, then calculate most probable velocity of that gas molecules under similar condition of temperature and pressure, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो कितनी होगी ये फाइंड करना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होगी गैस मॉलिक्यूल्स का, उसको आपको डिटरमाइन करना है। निकालिए। जल्दी करिए। हाँ बेटा, सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ जी, 20 पक्का है? पहले कितना दिया गया था? पहले वेलोसिटी कितनी थी? आपको VRMS का वैल्यू दिया था बेटा, VRMS की वैल्यू आपको दी 200 मीटर पर सेकेंड, ये दिया था ना। अब VRMS की वैल्यू होता था √3 बाई क्या 3 RT/m, तो इसकी वैल्यू हमें दिया है √3 RT/m की वैल्यू दी है, M कैपिटल M है बेटा।
और बी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू हमें निकालना था, इसकी वैल्यू होता है √2 RT बाई कितना m होता है। दोनों को आप रेशियो निकाल लो तो VRMS अपान VMP, अभी फार्मूला बताया है, फिलहाल हम दोबारा निकाल के दिखा दे रहे हैं, इक्वल टू √3 RT बाई m अपान √2 RT बाई m। RT बाई m क्या हो गया, कैंसिल, तो बच्चा √3 बाई बेटा 2। ये VRMS की वैल्यू आपको 200 दी गई है, 200 अपान क्या BMP। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे तो ये 40,000 हो जाएगा अपान BMP का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 3/2 बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो VMP स्क्वायर इक्वल टू हो गया 80,000 अपान कितना 3। अब इसको क्या करना है हमको, अगर रूट लेना चाहते हैं तो BMP की वैल्यू होगी √80,000 अपान 3। 80,000 इसको आपका ले सकते हो 8 इंटू 10 टू पावर कितना 4, और 10 टू पावर 4 को लिख सकते हैं क्या 10 टू पावर 2 का स्क्वायर, 10 टू पावर 4 अपान हो गया 3। इसको करेंगे 10 टू पावर 2 का मतलब 100 रूट कितना, या 100 √8/3, 8 का √2 होता है तो 200 √2 अपान 3। 200 इतना करने का कोई मतलब निकला नहीं, फिर वही आ रहा है यार, तो यहीं से कर लो, इतना बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यहीं से कर लो सीधे। इसको हम लोगों ने कर लिया, डायरेक्ट यहीं से निकाल लो तो VRMS की वैल्यू जो हो जाएगी यहीं से निकाल लो, इतना करने कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो यहीं से आप फाइंड कर लो सीधा सीधा। तो VMP की जो वैल्यू हो गया 200 इंटू √2 अपान 3, इसको 1 अपान 1.5 ले सकते हैं, और 1.5 का रूट जो लेके अप्रॉक्सीमेटली 1.21 आता है। अगर आप बात कर रहे हो रूट 1 कितने की वैल्यू 5 की वैल्यू लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर √1.5 की वैल्यू आप लेते हो तो लगभग कितना आएगा, √1.5 की अगर वैल्यू आप लेते हैं तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी, हाँ नहीं यार 1.44 होता है तो 12 आ जाता है, होता है ना, तो 150 है यार, 1.22 लगभग आता है, 1.2122 आएगा, तो ये आ जाएगा 200 अपान 1.22। अब डिवाइड कर लो, अगर 200 में 1.22 से डिवाइड करेंगे तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी जी, हाँ 163 या 64 ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन में 100 कितना 64 ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 100 कितना आएगा बेटा 64 के बराबर। अगर आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 164 के इक्वल आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर लेना, हाँ नहीं तो आपको गलत है यार, 1.64 कैसे होगा, अरे हम लोगों ने 1.22 से डिवाइड किया, 122 से नहीं किया बेटा, तुम 122 से करी होगी, 1.22 से डिवाइड कर रहे हैं, लगभग आपका 164 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आया था, हैं 20/√3 कैसे निकाले हैं, हाँ हाँ नहीं 20/√3 तो नहीं आएगा, कहीं रूट इधर उधर कर दिए होंगे, देखिए अरे आपको 200 का √2/3 टाइम्स आपको करना है, इतना ही करना है ना, तो इतना कम कैसे हो जाएगा, चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे होंगे, हुआ गड़बड़ हो गया था, इतना बड़ा बड़ा घटोला ना करो यार। चलो बेटा हो गया, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आप निकाल लेते हैं कितना होगा, नेक्स्ट लिखिएगा, एक सेकंड बेटा, 3:11 हो रहा है यार अभी, चलो आओ थर्ड ईयर का वो जो जाओगे ना ऑफिस में, पहला वाला जो टेबल है उसके लेफ्ट साइड में जो बीच वाला काउंटर, उसी में ऊपर ही एक फाइल है ना, प्लास्टिक फाइल, उसी फाइल में ऊपर ही रखे हैं, हाँ
बाएं तरफ वाला जो काउंटर है, मतलब पहला वाला काउंटर के बाएं तरफ वाले साइड में जो है दराज, उसी के बीच वाले में खींचोगे थोड़ा थोड़ा, ये देखो पॉइंट लगा हुआ टूट गया है, बचा खींचना, उसी में एक फाइल में ऊपर ही सबसे रख दिए हैं, इसीलिए जल्दी मिल जाए। आई है कल्पना, आई है? चलो बेटा, ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से बेटा हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, तो ये तो हो गया हमारा मोस्ट किसके लिए, पावर वेलोसिटी। एक होता है जो एनर्जी आपकी होती है गैसेस की, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो आपकी होती है वो कितना होता है मालूम है, किस रिलेशन से निकालते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जीज को किस रिलेशन से आप निकालते हैं? हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है क्या रिलेशन यूज करते हैं जी? कितना तेज बोलो, एफ बाई, और कोई एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स का होता है किस रिलेशन से आप फाइंड आउट करते हैं? 3/2 kT बेसिक रिलेशन जो होता है वो 3/2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की आप बोल रहे हो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का फार्मूला लिख लीजिए, कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है, लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा कंटिन्यूअसली किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उस कंडीशन में जो उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी आपके गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, तो एवरेज जो वेलोसिटी आपकी मिलती है उसके बेस पे फिर हम निकालते हैं, या तो कह लो क्या जो मेन वैल्यू आपकी ली जाती है वो 3/2 kT के क्या होता है बराबर होता है। नीचे लिखिएगा सिंस अब एक चीज और समझ लीजिए, फिलहाल यहाँ पे हमें उसी की जरूरत है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। देखो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, जो गैसेस होते हैं आपने पढ़ा होगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। जब मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं तो वहाँ पे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, कितना होता है? नहीं, वो तो 1+2/f करके हम लोग निकालते हैं, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ कितना होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एफ की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, नहीं सुना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो हिंदी में कहते हैं, हिंदी वालों ने पढ़ा स्वतंत्र कोटियों की संख्या, पढ़ा है? यो नहीं पढ़ा, ठीक। हाँ जी, हाँ, एफ की वैल्यू 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, 3 डाई एटॉमिक के लिए, 5 और पॉली एटॉमिक के लिए 6, कुछ जगहों पे 7 भी लेते हैं, ठीक। तो वहाँ पे जो हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 3, मतलब वो इधर एक्स एक्सिस और वाई आर जेड के अलग आपका क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उसमें केवल ट्रांसलेशन होता है। लेकिन जब डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लेते हैं उसमें ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन दोनों हो सकते हैं, यानी रोटेट भी कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी हो सकते हैं, तो दोनों टाइप की आपकी कंडीशन मिलती है। तो फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेटरी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे 3/2 kT के क्या होता है बराबर होता है, तो लिख लीजिएगा। हाँ, तो लिखिएगा सिंस गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in random motion
random motion always in किसमें random motion, hence they contains kinetic energy, they contains kinetic energy. Again, the total translational kinetic energy, total translational kinetic energy of gas molecules, total translational kinetic energy of gas molecules are given by relation, ये पर मोल हम लोग ले रहे हैं बेटा, given by relation, लिख लीजिएगा K ट्रांसलेशनल इक्वल टू C बाई, जब आपने दो चीज़ें रख जाइएगा भाई, जब हम लोग लिख रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, किसको लिख रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, तो पर मोल जब लेंगे, एक मोल के लिए तो 3/2 RT लिखते हैं, पर मॉलिक्यूल लेते हैं 3/2 KT लेते हैं। तो अगर पर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 3/2 KT, और पर मोल लेंगे तो 3/2 RT, ये हो जाएगा बेटा 3/2, हम लोग पर मोल की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 3/2 RT, ये पर मोल है, कैसा है ये पर मोल निकालते हैं। और जब पर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो के ट्रांसलेशनल की जो वैल्यू आपकी होगी, ये लिखते हैं बेटा 3/2 क्या K × T, ये होता है पर मॉलिक्यूल। ये कब यूज करेंगे, पर मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना है 3/2 KT, पर मोल जब निकालना हो तो 3/2 क्या लेते हैं हम लोग, RT लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन का यूज करके बेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आपकी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी आइडियल गैस के लिए, अप्लीकेबल आइडियल के लिए हैं। जितना भी रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा जाता है। ठीक, हाँ बेटा, दो नहीं, वो KT है, वो RT है, RT में पर मोल है और KT में पर मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग हो गया। जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक वैसा लिख लीजिएगा। आगे वाला ऊपर वाला पर मोल यानी कि एक मोल के लिए है, नीचे वाला एक मॉलिक्यूल के लिए है। हो गया। आपने एक पढ़ा होगा बेटा वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, पढ़ा है वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, कितने लोग वान डेर वाल्स गैस, अभी कल बताया था यार, अभी कल ही डिस्कस किया था ना वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, कितने लोग का फार्मूला याद रहा, हाँ निकल नहीं गया था, हमने काम भर का बोला था, हाँ लिखाया नहीं था, तो इसीलिए तो फिर से आप बात कर रहे हैं। तो वान डेर वाल्स इक्वेशन जो दिया गया था ठीक, वो जो हम लोग ये अभी तक जितने रिलेशन पढ़े हैं बेटा, जितना भी फार्मूला पढ़ा है, ये सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं। और आइडियल गैसेस में कल आपको बोला था आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने होते हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू कितनी होती है, कितने का साइन नहीं हुआ बेटा, पीछे पास कर देना ठीक। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू कितनी होती है, 0, उनके द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड 0, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है वो 0 होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन थी तब तो हम लोग जितने फार्मूले अभी पढ़े सब अप्लीकेबल होते हैं बेटा, बट जो रियल गैसेस हमारी होती हैं उनमें ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू 0 होती है और ना ही उनके मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए वान डेर वाल्स ने क्या किया था, उसमें करेक्शन, लाप्लास ने करेक्शन, वैसे लाप्लास ने किया था, इक्वेशन जो दिया था वान डेर वाल्स ने दिया था, इसलिए उसे वान डेर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो लिख लीजिएगा वान डेर वाल्स, ऐसे स्पेलिंग होगा वान डेर WAALS, वान डेर वाल्स इक्वेशन, WAALS है, WAALS दिख रहा है,
ये डबल ए है, ए वाल्स इक्वेशन। वांडर वाल्स इक्वेशन है बेटा, ठीक। तो वांडर वाल इक्वेशन जो दिया था इन्होंने रियल गैसेस के लिए दिया था, लिखिएगा। देखिए वांडर वाल गिब्स रिलेशन between P pressure P comma B volume V temperature T for real gases since they cannot completely obey ideal gas equation ठीक। क्योंकि वो कम्प्लीटली जो रियल गैसेस होती है आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती। अगर कोई पूछे वाई तो आप बोलेंगे क्योंकि रियल गैस मॉलिक्यूल्स के जो क्या वॉल्यूम आपका होता है, साइज होता है, वो निग्लेजिबल नहीं होता है, जबकि आइडियल के केस में हम लोग क्या मान लेते हैं, निग्लेजिबल मानते हैं। और जो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी नेग्लेजिबल नहीं होता। वहीं पे चाहे लिखना चाहे तो लिख लो। क्या लिख लिया बेटा? आइडियल गैस इक्वेशंस ड्यू टू फॉर रियल गैसेस neither volume of gas molecules can be neglected with respect to total volume nor intermolecular attraction between gas molecules will be zero। तो ना तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वैल्यू बेटा जीरो होती है और ना ही उनके द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड जीरो होता है, इसीलिए वो डेविएशन शो करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक। तो इन्होंने जो करेक्शन किया था उस पर जो इक्वेशन दिया तो नीचे लिखिएगा बोले देखिए वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस are given as van der Waals gas equation for real gases are given as देखिएगा फार्मूला कल बताया था, किसी को याद रहा कि सब गायब? कल फार्मूला बताया था, याद है किसी को? किसी को नहीं याद है बेटा? अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन कितने लोगों को याद है? अच्छा चलिए, आपने आइडियल गैस इक्वेशन कहा था पीवी इक्वल टू कितना, आरटी सिंगल मॉलिक्यूल के मोल के लिए, अगर एन मॉलिक्यूल मोल के लिए लेते तो पीवी इक्वल टू एन आरटी हम लिखते थे, ठीक। तो यहाँ प्रेशर में वेरिएशन किया गया और किसमें, वॉल्यूम में। तो जहाँ पी लिखते थे बेटा, कहाँ क्या लिखते थे, पी लिखते थे, जो प्रेशर आपका होता था तो उस कंडीशन में प्रेशर में जो करेक्शन किया पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अब वॉल्यूम में चूंकि जो वॉल्यूम आपका गैस मॉलिक्यूल आपको पाई करेगा उतना फ्री वॉल्यूम में नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जब आप दिखाते हैं बेटा तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी, यहाँ वी होता था तो यहाँ V माइनस वी,
ये v स्मॉल ए और स्मॉल बी आपका वान डेर वाल्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक। तो v माइनस वी इक्वल टू आर टी, ये है फार किसके लिए 1 मोल, और n मोल के लिए करेंगे तो p प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये हो गया फार बेटा n मोल के लिए, फार n मोल। अगर n मोल्स गैसेस के आप लेते हैं तो उसके लिए रिलेशन बनता है p प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। और अगर सिंगल मोल के लिए हम लोग बात करते हैं तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ a एंड b where a and small b are called van der Waals गैस कांस्टेंट, या कांस्टेंट कर लो, वान डेर वाल्स कांस्टेंट कर लीजिए, वान डेर वाल्स कांस्टेंट, ठीक। उसे वान डेर वाल्स कांस्टेंट कहा जाता है बेटा, वान डेर वाल्स कांस्टेंट, ठीक। तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं वान डेर वाल्स कांस्टेंट कह लिया जाता है। इसके वहाँ पे डायमेंशन आपको खूब पूछा जाता था, अभी तो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक। स्मॉल ए और स्मॉल बी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी को वान डेर वाल्स क्या इक्वेशंस कहते हैं बेटा, इसके लिए एप्लीकेबल है रियल गैसेस के लिए, ठीक। हो गया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बन गया। नेक्स्ट लिखेंगे टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। नहीं लिख पाया, हेडिंग करो क्रिटिकल। ये रफ है कि फेयर है, हैं? फेयर कब करोगी, हैं? अच्छा पेज खत्म हो गया था, देखिए कहाँ पे बेटा, ए एन स्क्वायर अपान बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर कमा प्रेशर एंड वॉल्यूम, सब क्रिटिकल है। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, कितने लोगों ने सुना है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? बोर्ड वाले सिलेबस में भी है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। कोई लोग बताओगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम? कोई लोग? देखो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर किसी गैस को हमें लिक्विफाई करना होता है तो प्रेशर बढ़ा दीजिए या टेम्परेचर घटा दीजिए, या टेम्परेचर घटाइए और प्रेशर क्या करिए बढ़ा दीजिए। तो उस कंडीशन में हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। मतलब किसी गैस को गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए आपको या तो प्रेशर बढ़ा दो, या तो टेम्परेचर घटा दो, या तो टेम्परेचर घटाओ और प्रेशर को बढ़ाओ, दोनों साथ साथ करो तो सबसे जल्दी क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आपका होता है कि जब केवल हम प्रेशर बढ़ा के लिक्विफाई तभी कर सकते हैं जब उस गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो या क्रिटिकल टेम्परेचर तक हो। अगर उससे अबव टेम्परेचर पे है तो चाहे जितना प्रेशर आप बढ़ा लीजिए कभी भी वो लिक्विफाई नहीं हो सकता है। तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। तो बोला जाता है द टेम्परेचर ऑफ गैस अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ऑन अप्लाइंग क्या? प्रेशर, यानी कि किसी भी गैस के लिए वह ताप जिससे अधिक ताप पर, क्या हिंदी बोलेंगे आप, जिससे अधिक उच्च
उच्च ताप पे आप दाब लगा के क्या उसे लिक्विफाई ना कर सके, उस टेम्परेचर को हम लोग कह सकते हैं क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप शायद बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अच्छा हिंदी में कितने लोगों ने पढ़ा था, पूछेंगे नहीं, कितने लोगों ने पढ़ा था हाथ उठाओ, नहीं पूछेंगे पक्का है, अगर सुना था या पढ़ा था तो हाथ उठाओ। अच्छा इंग्लिश में कितने लोगों ने पढ़ा था, वो भी हाथ उठाओ। अब भोजपुरी में कितने लोगों ने पढ़ा था, उर्दू में, बंगाली उंगाली तो यहाँ चलता नहीं है, आपने उर्दू में पढ़ा था, हाँ चलिए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बेटा द टेम्परेचर अबव विच गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लिखो बेटा, हेडिंग कर लिया, लिखना द टेम्परेचर अबव विच, द टेम्परेचर अबव विच gas molecules, temperature above which gas molecules cannot, temperature above which gas molecules cannot liquefied, temperature above which gas molecules cannot liquefied by applying pressure, by applying pressure is called critical temperature, is called critical temperature। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टीसी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अब किसी गैस को हम लिक्विफाई कब नहीं कर सकते, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, बट क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर गैस को लिक्विफाई करना हो तो जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर ए गैस, the pressure required for a gas at its critical temperature, for liquefy the gas, is called critical pressure, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए बेटा जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग दिखाते हैं बेटा पीसी से, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। तब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा जी, हाँ व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम आप बता दे बेटा, पढ़ी 11th में, पढ़ी हो जाओ, रामबाग बालिका महाविद्यालय, हाँ अभी नहीं पढ़ा, कहाँ तक पढ़ाया गया, अभी फर्स्ट बुक चल रही है, अच्छा कहाँ तक पढ़ा दी मैम, लास्ट चल रहा है, बैठो। तो ये कंडीशन आपका होता है, क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, दूसरा हो गया हमारा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हो गया। आपकी बार फाउंडेशन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, टाइम ही नहीं तो स्कूल वाले सेट कर पाते हैं, हाँ चलो ठीक। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा हुआ क्रिटिकल क्या, प्रेशर। जब क्रिटिकल प्रेशर की बात किया तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट हुई उसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तीसरा तो क्रिटिकल वॉल्यूम, तो ये बताएगा, अरे पढ़ लिया करो भैया यार, किताबों बोर्ड वाले में लिखा हुआ है, बट पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, हाँ देवियों, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है,
At critical temperature and pressure, volume occupied by 1 mole of gas is called critical volume. क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे किसी गैस के एक मोल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा उसे उसका हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम कह देंगे। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन से, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस, volume occupied by 1 mole of gas at its critical temperature and pressure, at its critical temperature and pressure, at its critical temperature and pressure is called critical volume, is called critical volume. क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में जो हम लोगों ने वान डेर वाल कांस्टेंट पढ़ा था अभी ए एंड बी, वान डेर वाल कांस्टेंट को क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में जब कन्वर्ट करते तो एक रिलेशन आता, लिख लीजिए बेटा, रिलेशन पूछा गया है पहले तो लिख लीजिएगा। ओके, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर कमा प्रेशर कमा वॉल्यूम टेम्परेचर, क्रिटिकल सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर कमा वॉल्यूम विथ वान डेर वाल्स कांस्टेंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, विथ वान डेर वाल कांस्टेंट स्मॉल ए स्मॉल बी। पहला लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को आप लिखा था टीसी से, टीसी इक्वल टू 8/27 आरबी होता है बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है टीसी इक्वल टू 8A/27 आर इंटू बी, ये 27 है यार, 27 आरबी, 8A/27 आरबी, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर का वान डेर वाल कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन होता है 8A/27 आरबी के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा लिखना, दूसरा लिखिए क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल प्रेशर पीसी, पीसी इक्वल टू A/27 बी स्क्वायर, A/27 कितना बी स्क्वायर, A/27 बी स्क्वायर, ये सब रेडीमेड फार्मूले हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम आपका होगा बीसी दिखाएंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बीसी की वैल्यू 3B के बराबर होता है, 3 इंटू बी। ये हो गया हमारा रिलेशन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम का वान डेर वाल कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से हम लोग बेटा डिनोट कर लेते हैं। ठीक, वान डेर वाल कांस्टेंट के साथ इनके क्या रिलेशंस होंगे, इसके बेस पर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो एक आपको एक फार्मूला और पढ़ लीजिए, ग्राहम्स लॉ पढ़ा है, कितने लोग को याद है ग्राहम्स लॉ? बाकी जो यहाँ से मेनली पूछा जाने वाला है बेटा, ठीक है, वो आपका हो गया है। जब केमिस्ट्री पढ़ते तो वहाँ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज वगैरह भी बताई जाती थी, बट यहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं है। तो ग्राहम्स लॉ कितने लोग को मालूम है बेटा? ग्राहम्स लॉ, हाँ जी, बेट एक लास्ट लिख लीजिए, इसे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक, देखिए ग्राहम GRAHAM, ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ किसी बेटा गैस का जो डिफ्यूजन होता है, ठीक, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस का जो डिफ्यूजन होता है उसके डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
the rate of diffusion of gases at a constant temperature and pressure is inversely proportional to square root of density of gas or molecular mass of gas, square root of density of gas or molecular mass of gas, square root of density of gas or molecular mass of gas। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं बेटा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा आर, ठीक, आर की जो वैल्यू, आर मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम वहाँ से किसी ओरिफिस से निकलेगा, उसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी को बी बाई टी कह लेते हैं। इक्वल टू होता है 1 अपान क्या, रूट डी, ठीक, 1 बाई क्या हो जाएगा, रूट डी के बराबर हो जाता है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट लिया जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक। तो अगर आप दिखाएंगे, अगर लेकिन ये कब है, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं तो, ठीक। तो यहाँ से जब दिखाएंगे एट किस पे, कांस्टेंट पी एंड टी, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो R1 अपान R2 लिखेंगे अगर दो गैसेस के लिए, तो V1 अपान V2 इंटू T2 अपान कितना, T1 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1, और यही जब मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखेंगे तो रूट M2 बाई M1, रूट M2 बाई क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ठीक, रूट M2 बाई M1। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल इस पे खूब बनता है बेटा, ठीक है। अभी बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, R1 अपान R2 इक्वल टू V1 अपान V2 इंटू T2 अपान T1, ठीक, इक्वल टू रूट D2 बाई D1 इक्वल टू रूट M2 बाई M1। यहाँ जहाँ प्रोपोर्शनलिटी लगा दीजिए, अगर हम स्टेटमेंट लिखा प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट की वैल्यू फिर यूनिट ले लेते हैं हम लोग। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़े हैं भैया, केमिस्ट्री में पूरा था, अब भगा दिया गया वहाँ से, तो क्या बताया जाए, हो गया। जल्दी नोट कर लो बेटा। अब एक तो क्वेश्चन जल्दी से लिख लो। टाइम क्या हुआ बेटा, टाइम है तो लिख लो यार, कोई बात, घड़ी अपनी है, रोड अपना है, टाइम अपना है यार, लिखो, लिखिएगा, क्योंकि अब समापन है, इसके बाद अब इसका जो था वो हो गया है, अब इसके लिए वाला थोड़ी किया जाएगा, नेक्स्ट शुरू क्या होगा। हाँ, जो पूछा जाना है वो हो गया है बेटा, लिखिए, बोले अब पूरी केमिस्ट्री वाला जो पढ़ाएंगे तो तभी बहुत कुछ है, बट वो यहाँ पे है नहीं, वो हटा दिया गया है। वहाँ पे लिक्विफिकेशन वगैरह, कर्व वगैरह पे सारी चीज़ें होती थी। तो लिखिएगा बेटा, बोले, देखिए 20 लीटर ऑक्सीजन diffuses through an orifice किसी छेद से, होल से, ठीक, थ्रू एन ओरिफिस विदिन 5 मिनट at a given temperature and pressure, लिखिएगा, at a given temperature and pressure, लिखना, under similar condition
under similar condition इसमें same volume of oxygen will be diffuses within how many times या how many minutes जो भी करो, how many times कर लेंगे। चलिए उतना ही